हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ यूजीसी नेट जीआरएफ से संबंधित शिक्षा शास्त्र प्रैक्टिस सेट 6। क्वेश्चन नंबर 1। एक शोधकर्ता द्वितीय प्रकार की त्रुटि करता है जब वह, इसका राइट आंसर है, शून्य परिकल्पना को स्वीकार करता है उसके सही होने की दशा में। व्याख्या देखते हैं। शून्य परिकल्पनाओं के परीक्षण करते समय कभी कभी शोधकर्ताओं से कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। ये त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं। प्रथम प्रकार की त्रुटि, द्वितीय प्रकार की त्रुटि। प्रथम प्रकार की त्रुटि तब होती है जब शोधकर्ता सत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर देता है। इसे अल्फा त्रुटि के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय प्रकार की त्रुटि तब होती है जब शोधकर्ता असत्य शून्य परिकल्पना को त्रुटिवश स्वीकृति कर लेता है। इसे बीटा त्रुटि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी कक्षा कक्ष का वर्णन करता है? इसका राइट आंसर है वेबिनार के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन अधिगम प्रवेश। व्याख्या देखते हैं। आभासी कक्षा एक ऐसा क्लासरूम होता है जहां अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अधिगम प्रक्रिया भी चलती है तथा अंतःक्रिया भी होती है, किंतु दोनों के बीच काफ़ी भौतिक दूरी होती है। इसमें अध्यापक कहीं दूर या विदेश में बैठा होता है। वर्चुअल कक्षाओं के लिए कक्षा में कंप्यूटर सिस्टम, मॉनिटर, आवश्यक सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, माइक जैसे उपकरणों की आवश्यकता होती है। अतः वेबिनार के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन अधिगम प्रवेश आभासी कक्षा कक्ष का वर्णन करते हैं। यह माध्यम इतना शक्तिशाली है कि बच्चे इसमें प्रश्न भी पूछ सकते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे अध्यापक बिल्कुल सामने ही है। आभासी कक्षाओं का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको कोई कोर्स करने के लिए सुदूर शिक्षण संस्थानों में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर बैठे ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। व्यापार परक उद्देश्यों के निर्माण का सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर है विनिर्दिष्ट व्यापार। ऐसी परिस्थितियां जिसमें व्यापार घटित होंगे और व्यापार की स्वीकार्यता के मानदंड। व्याख्या देखते हैं। व्यवहार परक उद्देश्य वह कहलाते हैं जिनमें किसी भी शैक्षिक परिस्थिति में शिक्षण तथा अधिगम घटित होने के उपरांत बालक में उत्पन्न होने वाले अभिष्ट संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक व्यवहारों का विशेष रूप से उल्लेख होता है तथा उसे विशेष रूप से मापित किया जा सकता है। इसलिए वर्तमान में शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों के स्थान पर व्यवहार परक उद्देश्य पद का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। कोई शोधकर्ता शैक्षिक संस्थानों में राजनीतिक रूप से सक्रिय छात्र नेताओं पर अध्ययन करना चाहता है। यथार्थ प्रतिदर्थ की कौन सी प्रविधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है? इसका राइट आंसर है उद्देश्यपरक प्रतिदर्श। प्रतिदर्श की अनेक विधियां हैं। शोधकर्ता शोध करते समय अपने चरों की प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर उपयुक्त प्रतिदर्श विधि का चयन करता है। यदि कोई शोधकर्ता शैक्षिक संस्थानों में राजनीतिक रूप से सक्रिय छात्र नेताओं पर अध्ययन करना चाहते तो निम्न में से उद्देश्यपरक प्रतिदर्श सबसे उपयुक्त होगा, क्योंकि उद्देश्यपरक प्रतिदर्श एक ऐसा असंभावित प्रतिदर्शन है जिसमें उन व्यक्तियों को प्रतिदर्श में सम्मिलित करता है जिन्हें वह यह समझता है कि वह जीव संख्या का सही प्रतिनिधित्व करेंगे। इसे निर्णायक प्रतिदर्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें सदस्यों के चुनने का निर्णय शोधकर्ता स्वयं करता है। क्वेश्चन नंबर 5। कोई शिक्षक कुछ ऐसे विद्यार्थियों के लिए सुधारात्मक कक्षाएं कराना चाहता है जो संतोषजनक रूप से अधिगम नहीं कर पा रहे हैं। अपनी सुधारात्मक कक्षाओं के लिए छात्र छात्राओं के चयन हेतु वह किस प्रकार का मूल्यांकन करेगा? इसका राइट आंसर है नैदानिक मूल्यांकन। व्याख्या देखते हैं। यदि कोई शिक्षक शिक्षिका कुछ ऐसे विद्यार्थियों के लिए सुधारात्मक कक्षाएं चलाना चाहता है जिनका अधिगम स्तर संतोषजनक नहीं है, तो इसके लिए अध्यापक को सर्वप्रथम नैदानिक मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि वैधानिक मूल्यांकन से छात्र छात्राओं के अधिगम की वास्तविक समस्याओं का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि बिना समस्या जाने सुधार नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 6। RUSA का प्रयोजन है। इसका राइट आंसर है
पात्र राजकीय उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को महत्वपूर्ण वित्त पोषण मुहैया कराना। व्याख्या देखते हैं। RUS रूसो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान भारतीय सरकार की एक प्रायोजित योजना है जिसे राज्यों के पात्र उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को वित्त पोषित करने उद्देश्य से वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया था। अतः स्पष्ट है कि राजकीय उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को महत्वपूर्ण वित्त पोषण मुहैया कराना रूसो का प्रयोजन है। नंबर 7, पोर्टफोलियो आकलन में निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता दी जाएगी? इसका राइट आंसर है नियमावली जिनके संदर्भ में पोर्टफोलियो पर निर्णय दिया जाएगा। व्याख्या देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा संपन्न कार्यों का उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित संकलन जो विद्यार्थी के उत्तम प्रयासों को दर्शाता है छात्र पोर्टफोलियो कहलाता है। पोर्टफोलियो आकलन में मानकों को जानना आवश्यक है, इसलिए वह नियमावली जिनके संदर्भ में पोर्टफोलियो पर निर्णय दिया जाएगा। सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाता है एक पोर्टफोलियो मूल्यांकन छात्रों के सीखने पर प्रतिबंधित करने के लिए स्वयं का आकलन है और अवधारणाओं को स्पष्टीकरण के परे सीख रहे हैं। यह गहरी समझ तैयार करने के लिए एक छात्र के लिए अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8, SCERT का प्रमुख कार्य है। इसका राइट आंसर है पाठ्याचार, पाठ्य पुस्तकों का विकास तथा प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देना। व्याख्या देखते हैं। NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने भारत के प्रत्येक राज्य में अपने क्षेत्रीय कार्यालय खोल रखा है जिसे SCERT राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। SCERT राज्य स्तर पर वही कार्य करती है जो NCERT केंद्र स्तर पर करता है। दिए गए विकल्पों में से SCERT के प्रमुख कार्य निम्न है। पाठ्य पुस्तकों का विकास तथा प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा 4 अंतर संबंधित सिद्धांतों से बने डैमिंग के गूढ़ ज्ञान के तंत्र को इंगित करता है? इसका राइट आंसर है इष्टतमीकरण, विचरण ज्ञान और मनोविज्ञान। व्याख्या देखते हैं। डैमिस एक अमेरिकी इंजीनियर, सांख्यिकी के ज्ञाता, लेखक, प्रोफेसर व प्रबंध शास्त्री थे। प्रबंध के क्षेत्र में गूढ़ ज्ञान के तंत्र नामक अपने सिद्धांत में इन्होंने बताया कि सभी प्रबंधकों को ज्ञान के 4 भागों में ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इष्टतमीकरण, व्यवस्था का इष्टतमीकरण, विचरण का ज्ञान, ज्ञान और मनोविज्ञान का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10, कोई शोधकर्ता जनजातीय बच्चों के विद्यालय के कार्यविधि का अध्ययन करना चाहता है। इस संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त शोध विकल्प को निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है निर्जातीय वृत्त। व्याख्या देखते हैं। यदि कोई शोधकर्ता जनजातीय बच्चों के विद्यालय की कार्यविधि का अध्ययन करना चाहता है तो इसके लिए निर्जातीय वृत्त शोध सर्वाधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि किसी समुदाय विशेष की मनोवृत्ति या व्यवहार विशेष का अध्ययन करने की यह सर्वाधिक उपयोगी विधि है। इन अध्ययनों में किसी प्रजाति की संस्कृति, भाषा शैली, विचार, जीवन चर्चा, विवाह प्रथा, राजनीतिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। वर्तमान समय में शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र आदि विषयों ने निर्जातीय वृत्त अध्ययन सफलतापूर्वक किया जा रहा है, किंतु इस अध्ययन में जिस समूह का अध्ययन किया जाता है, शोधकर्ता को इस समूह की भाषा तथा संस्कृति की जानकारी होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 11, किस उपबोधन प्रतिमान में सौहार्द स्थापन का बल दिया जाता है? इसका राइट आंसर है तर्कयुक्त उपबोधन। व्याख्या देखते हैं। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाई को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता उपबोधन कहलाती है। सभी प्रकार के समाजों में उपबोधन देने व पाने की परंपरा है। क्रमबद्ध रूप से प्रशिक्षितों मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए उपबोधन कई प्रकार के होते हैं, जिनमें उद्देश्यों के अनुरूप उपबोधन शैली का चुनाव किया जाता है। एक ऐसा उपबोधन प्रतिमान जिसमें प्राप्तकर्ता के साथ सौहार्द स्थापना पर बल दिया जाता है तर्कयुक्त उपबोधन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सेट 1 में भारतीय चिंतकों के नाम वर्णित है, जबकि सेट 2 में उनकी उत्कृष्ट रचना का उल्लेख है। व्याख्या देखते हैं। स्वामी चिंतक और रचनाएं। स्वामी विवेकानंद,
मॉडर्न इंडिया, रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि, M.K. गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ फ्रूट, J.K. कृष्णमूर्ति द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। ये कुछ चिंतकों द्वारा लिखी रचनाएं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।